हम आज जो कर रहे हैं वो 1909 से हम शुरू कर रहे हैं। 1909 से लेकर के 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आया था वहां तक का फेज हम आज करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में। 1909 में हमने बताया था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जिसको जाना जाता है। उसमें जो प्रोविजंस थे वो सारी चीजें बाद की बात है। उस गवर्नर जनरल और एक पोस्ट होती थी भारत सचिव, ये दोनों पोस्ट क्रिएट की गई थी 1857 की क्रांति के बाद 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। 1858 का जब भारतीय शासन अधिनियम आता है तो उसमें दो पद बनाए जाते हैं। एक तो कहा जाता है भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो लंदन में बैठता था, और इंडिया में जो पोस्ट थी पहले बनाई गई थी वायसराय, उसी को नॉर्मली तौर पर गवर्नर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। मिंटो और मॉर्ले इस समय दो पर्सन्स ऐसे थे। इन दोनों लोगों के प्रयास से ही जो है आगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की स्टेजेस चली गई थी। इसके पहले 1893 में भी एक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम आया था 8293 में। तो उसमें भी कुछ प्रोविजन सुधार किए गए थे और उसमें यह कहा गया था कि आगे 10 साल बाद फिर से कुछ प्रोविजंस देखे जाएंगे, तो इसलिए 10 साल के बाद वो नहीं हो पाया, वो 1909 तक हुआ था जाकर। और इस प्रोविजंस में कुछ चीजें चेंज हुई। वो ये हुआ कि जो संवैधानिक डेवलपमेंट की स्थिति थी उसको फिर से कुछ बढ़ा गया। बजट वगैरह पर क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार दे दिया गया, सामान्य विषयों पर भी जो है क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन जो है सभी चीजों पर वीटो पावर अभी भी किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था। वो सभी चीजों को मना कर सकता था। वीटो पावर का मतलब होता है नकारात्मक अधिकार। नकारात्मक अधिकार जो है अभी भी गवर्नर जनरल उर्फ वायसराय के पास था। वो किसी चीज को माने या ना माने ये उसकी अपनी इच्छा थी। इस एक्ट में एक प्रोविजन और भी किया गया कि सबसे पहली बार इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स लाया गया। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई थी। लेकिन हां ये जरूर है कि ये जो सबसे खतरनाक चीज थी वो ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, मतलब मुसलमानों को असेंबली में निश्चित सीटें एक प्रकार से रिजर्व किया गया। कुछ एरिया निश्चित कर दिया गया कि यहां पर तो मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा। और यह जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल में फिर से एक वही चीज स्टेप कहा जा सकता है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। ये बात हमने कहा कि हां कुछ हद तक जो है विधायी परिषद वगैरह जो थी, कार्यकारी परिषद वगैरह थी, उसमें जो है सीटें बढ़ा दी गई थी। लेकिन जो है राजनीतिक मामलों को संतुलित करना था, जबकि ब्रिटिश नियंत्रण में बनाए रखना भी आवश्यक समझा गया। ये सारी चीजें कुछ हुई लेकिन वो उस तरह का नहीं रहा जो होना चाहिए था, जो डिमांड चली आ रही थी पहले से। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में बल्कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हुई। और इसके बाद अक्सर आंदोलन का दौर जो शुरू होता था वो कलकत्ता से होता था। कांग्रेस इसके पहले एग्जिस्ट हो चुकी थी, बन चुकी थी, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में। परंपरा भी हमने बताया कि जैसे उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी को सबसे पहला चेयरमैन बनाया गया और वहीं से जो है कांग्रेस अपना काम करने लगी थी। कांग्रेस के फेज जो पहला फेज था वो पिटीशन का फेज था। 85 से लेकर के 1907 तक, जब तक सूरत अधिवेशन नहीं हुआ, सूरत स्प्लिट नहीं हुआ, सूरत विभाजन नहीं हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है
जिसी को सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। जब तक वो विभाजन नहीं हुआ तब तक कांग्रेस का पहला चरण था, जिसको हमने जो है न्यूट्रल ना कह के पिटीशन फेज कह सकते हैं, प्रार्थना या याचिका का दौर। इसमें कांग्रेस सिर्फ जो है एक एप्लीकेशन लिखती थी ब्रिटिश सरकार को कि विधायी परिषद में हमें सीटें दी जाए, कार्यकारी परिषद में हमें सीटें दी जाए, हमें अधिक से अधिक अधिकार दिए जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारा वोटिंग राइट हो। पहले वोटिंग राइट भी प्रॉपर तौर पर नहीं थे भी, तो उसका कोई मतलब नहीं था, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था। तो ये सारी चीजें जो है उस समय नहीं थे, और ये अधिकार ना होने का बस कांग्रेस इस चीज की डिमांड किया करती थी, और वो लिख करके जो है सरकार को देती थी, मतलब ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स उसको ठंडे बस्ते में डाल देते थे, उस पर कुछ नहीं करते थे। इस तरह से वो सारी दौर ऐसे ही चलता रहा लगभग 1907 तक। 1907 में गरम दल और नरम दल के बीच में आपस में तकरार होती है, जिसमें हमने बताया था कि गरम दल के नेता के तौर पर लाल बाल पाल और घोष, लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। सूरत विभाजन जब हो जाता है तो सूरत विभाजन के बाद फिर से एक स्टेज ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है काफी आक्रामक रुख अपनाया जाता है एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट में, गरम दल के नेताओं के विरुद्ध। मराठा और केसरी दो नाम के पत्र निकाले जाते थे, किसके द्वारा? ये दोनों पेपर थे बाल गंगाधर तिलक साहब। इन दोनों पेपरों में से मराठा और केसरी पेपर में तिलक साहब ने कुछ सरकार के विरुद्ध लिखा, और उस लिखने के कारण बस उनके अगेंस्ट में जो है कानूनी कार्रवाई जो है उन ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसमें उनको 1908 में उनको नहीं आ रही वीडियो में, ऑडिबल नहीं है क्या? 2 मिनट बाद अनम्यूट कर देते हैं। वीडियो में आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या समझा रहे हैं। अच्छा, और भी किसी को, कहीं ऐसा ना हो कि आपके स्पीकर में कोई प्रॉब्लम हो? नहीं, आवाज तो सही है। ठीक, तो 1908 में तिलक साहब को देश निकाला दिया जाता है, देश से निर्वासित कर दिया जाता है। रीजन यह था कि उन्होंने मराठा और केसरी दो पेपर में सरकार के विरुद्ध में कुछ लिखा था, और उनके लिखने के कारण बस उनको देश निकाला होता है 6 साल के लिए, और उनको मांडले जेल वर्मा में रखा जाता है। हो सकता है कि मेरा बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, इसलिए शायद दिक्कत हो रही हो, मैं स्लो कर देता हूं। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। मांडले जेल में रखा जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ठीक है। 1914 तक तिलक साहब मांडले जेल में रहते हैं। वहीं पर रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य लिखा, और इस गीता रहस्य में यह बताया उन्होंने कि उत्तरी ध्रुव से आर्य लोग भारत आए थे। ये मैं जितना भी बोलता हूं आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये पूछा गया है गीता रहस्य किसने लिखा है, आर्य लोग किस प्रदेश के रहने वाले थे, ऐसा तिलक ने कहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आप जानते रहिएगा, उत्तरी ध्रुव प्रदेश के थे, नॉर्थ पोल से बताया हुआ। तो ये सभी जो है क्या कहते हैं क्वेश्चंस इस तरह के रहते हैं। प्रेस कर लो। 1914 तक की इस घटना के बाद फिर क्या होता है? अब एक एंट्री और भी होनी चाहिए हमें लगता है, वो है गांधी जी की। ये मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म के जो हम बता चुके हैं उसी पर स्लाइड है। गांधी जी की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि 1907 से लेकर के 1917 तक का दौर कांग्रेस का न्यूट्रल फेज या उदासीन फेज के तौर पर जाना जाता है। इस दौर में कांग्रेस ने कोई खास नहीं किया। इस दौर में क्रांतिकारी गतिविधियां रहीं। उन लोगों ने जो है ब्रिटिश सरकार से को चुनौती दी, और उन ब्रिटिश सरकार को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कांग्रेस ही, और भी कई ऐसे संगठन हैं, ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं
जो देश को स्वतंत्रता कराने के लिए अपने लिए जो है पूरा संघर्ष जारी रखे हुए हैं। अब दौर आता है गांधी जी का। गांधी जी का जन्म आप जानते ही हैं 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। पोरबंदर रियासत के इनके पिता दीवान हुआ करते थे। माता का नाम पुतलीबाई। आवाज नहीं आ रही। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर होगी। जरा आप अपना स्पीकर उसको चेक कीजिए थोड़ा। तो इन्होंने बाई प्रोफेशन ये जो है एडवोकेट थे। पिताजी का नाम इनके जो है करमचंद गांधी, पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी। आप यदि साउथ की तरफ जाएंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटका की तरफ जाएंगे, तो अपने नाम के साथ में पिता का नाम लगाने की वहां पर परंपरा अभी भी है, देखे जाते हैं। तो ये उनके पिताजी का नाम था। ग्रेजुएट ये लॉ में थे जो है। लॉ करने के बाद इन्होंने पहले वकालत करने का सोचा। वकालत इनकी ज्यादा अच्छी चली नहीं। यहां पर ये बस ऐसे ही अपना घूमते थे जो है। ये कह लें कि 19-20 साल की एज में इनको अब्दुल्ला खान ने कहा, उनका कोई केस जो है लंदन में चल रहा था, कहा कि आप चल करके हमारे केस की पैरवी कर दीजिए। गांधी जी उनके साथ लंदन चले जाते हैं। लंदन जाने के बाद उन्होंने वहां पर उनके पक्ष में जब केस के आर्गुमेंट वगैरह पर गए, तो ये रहा कि जिस तरह से पॉइंट रख रहे थे, वो पॉइंट में कहीं ना कहीं इनका क्लाइंट खुद ही जो है लौट करके फंस रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी बाई प्रोफेशन एज ए एडवोकेट फ्लॉप थे जो है। वकालत चली नहीं थी। अंततः जो है लंदन में ही अब्दुल्ला खान ने कहा कि अब ऐसा तो है नहीं, तो आप ये चाहते हैं तो चलिए साउथ अफ्रीका। वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बहुत केसेस हैं, ऐसी घटनाएं बहुत हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब रंग भेद का, गोरे और कालों का भेदभाव का। अफ्रीका भी ब्रिटिश कॉलोनी थी जो है, उस ब्रिटिश कॉलोनी को के द्वारा जो है वहां पर भी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, गोरे और कालों का भेदभाव बहुत ज्यादा था। गोरे और कालों के भेदभाव के कारण जो है अक्सर जो है वहां पर ह्यूमन राइट्स को वायलेट हो जाते थे। मानवाधिकार के उल्लंघन होने के कारण बस जो है गांधी जी को थोड़ा सा उन्होंने सजेस्ट किया। वो अपना वहां से चल करके कहां चले गए, साउथ अफ्रीका। वहां पर उन्होंने टॉल्स्टॉय और फिनिक्स 2 आश्रम की स्थापना की। जानते रहिएगा, भारत में तो साबरमती आश्रम जानते ही हैं, वहां पर भी जान लीजिए टॉल्स्टॉय और फिनिक्स 2 आश्रम की स्थापना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में की। गोरे और कालों का जो भेदभाव की दौर चल रहा था, जिस तरह से ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बातें चल रही थी, तो इंडिया में भी उस समय गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो नेता थे जो कांग्रेस के, वो कहते थे अंग्रेजों से कि आप लोग तो हर जगह जो मानवाधिकार को वायलेट करते हो, आप किस ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप खुद ही जो है गोरे और कालों के लिए जो है साउथ अफ्रीका में इस तरह भेदभाव कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा था कि ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। तो एक डेलीगेशन भारत से साउथ अफ्रीका उस समय भेजा गया था, और उस डेलीगेशन को लीड करने वाले पर्सन जो है गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। और गोखले साहब जब साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वहां पर गांधी जी से गोखले की मुलाकात भी होती है। और जानते रहिएगा, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल टीचर मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके एक स्पिरिचुअल टीचर भी थे। स्पिरिचुअल टीचर कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय इनके आध्यात्मिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। वहां पर इन्होंने अपना आंदोलन वगैरह चलाया गोरे और कालों के लिए जो है। वहां पर इन्हें जेल में भी जाना पड़ा, चक्की भी पीसनी पड़ी, पत्थर तोड़ने पड़े। गांधी जी ने वहां पर संघर्ष किया था। इस चीज को लेकर के कोई भी डाउट नहीं किया जा सकता। वो एक वास्तव में उस समय से बहुत आगे की शख्सियत थे जो है। ये बात दूसरी कि हो सकता है कि आज का यूथ वर्ग जो है गांधी जी को पसंद ना करता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम गांधी को पसंद नहीं करते हैं, तो इसका सिर्फ एक रीजन होगा कि हमने गांधी को समझा नहीं। फिलहाल वहां पर इन्होंने सत्याग्रह जैसे आंदोलन भी चलाए।
वॉल्यूम इज हैज फ्रॉम योर साइड, नहीं हमारी तरफ से वॉल्यूम पूरी है, फुल है, हमारी तरफ से वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे तरफ से वॉल्यूम कंट्रोल का ऐसा कोई वो नहीं रहता ऑप्शन कि हम उसको कम ज्यादा करें, हमारी तरफ से तो ठीक है। तो गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह चलाया, ट्रूथ और नॉन वायलेंस का, सत्य और अहिंसा की बातें की, और वो आंदोलन चला भी, सक्सेस भी रहा। और हुआ ये कि साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों को लेकर के जो है अंततः जो सरकार को एक कानून बनाना पड़ा उस भेदभाव को, कि यदि गोरे लोग भी जो है काले लोगों के विरुद्ध में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकेंगे। वहां से उसके बाद गांधी जी इंडिया आ गए। कब? 1915 में। डेट क्या थी? 9 जनवरी। आप जानते रहिएगा, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए, कब से शुरू किया गया था? वाजपेयी साहब ने किया था, ठीक है। उनकी जब गवर्नमेंट थी जो है 2001 में, वहां से प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई थी। इन्हीं गांधी जी के आने पर, गांधी जी इसी तारीख को यहां पर आए थे, इसीलिए इस तारीख को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। खैर, गांधी जी वहां से यहां पर आते हैं तो सबसे पहले वो बॉम्बे पोर्ट पर उतरते हैं। बॉम्बे पोर्ट पर उतरने के बाद इनके लिए रेड कारपेट बिछाई गई। उस रेड कारपेट पर गांधी जी बैठ जाते हैं। बैठने के बाद कहते हैं कि वो वहां रोने लगे, कहे कि हमारा देश जो है भिखमंगी के कगार पर है, भुखमरी पर जूझ रहा है, और हमारे लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही। बड़े दुखी हुए। वहां से फिर ये उठ करके सीधे जो है जाते हैं किसके पास? गोखले साहब के पास, जो इनके गुरु थे। गोखले साहब से कहते हैं कि आपको तो पता ही है कि हम साउथ अफ्रीका में जिस आंदोलन को चलाया था, सत्याग्रह को, वहां से हमने शुरुआत की थी, वो हमारा सत्याग्रह सफल रहा, और सफलता का यह परिणाम रहा कि अब वहां पर भी कानून बन गया है, अब इस तरह का भेदभाव कोई नहीं कर सकेगा। मैं चाहता हूं कि मैं भी भारत में इसी तरह से आंदोलन चलाऊं और यहां पर जो है आंदोलन को लीड करूं, और देश में जो है स्वतंत्रता के लिए मैं अपना योगदान दूं। गोखले साहब ने इनको समझाया, कहा ये साउथ अफ्रीका नहीं है, ये इंडिया है। साउथ अफ्रीका में जो झगड़ा था वो गोरे और कालों का था, यहां पर झगड़ा गोरे और कालों का नहीं है, यहां पर झगड़ा हमारे आपस के भी बहुत है। यहां पर हम, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई पारसी है। सिर्फ यही नहीं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई खान है, कोई पठान है, पता नहीं कौन कौन से लोग हैं। इसलिए बेहतर यह होगा कि पहले यहां बैठ करके 2 साल यहां की स्थिति को समझो, उसके बाद फिर बात करना। खैर, गांधी जी के वो गुरु थे, गांधी जी ने उनकी बातों को माना, और इसीलिए जो है वो 2 साल तक यहां पर बैठ करके बस यहां की राजनीतिक स्थिति को देखने की कोशिश की, यहां की क्या क्या सिचुएशंस थी उस चीज को देखने की कोशिश की। ये पिछले ही का ही ट्रांसलेटेड, हमने हिंदी और इंग्लिश अब दोनों ट्रांसलेटेड ही स्लाइड्स हैं। पहले नॉर्मली इंग्लिश स्लाइड रहती थी, अब हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटेड, जो इंग्लिश का है वही आगे ट्रांसलेटेड है। वीडियो आपको मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप उसको देख सकेंगे। उसके बाद 2 साल रुकने के बाद उन्होंने फिर, अच्छा इसी बीच एक और भी हुआ, गोखले साहब की डेथ हो गई। गोखले साहब को खोने के बाद प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा कांग्रेस का चेंज हुआ। एसी चौधरी हुआ करते थे चेयरमैन 1916 में, अंबिकाचरण। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जिस सेशन का जो इंपॉर्टेंस है इसीलिए, जैसे मैंने 1907 का बोला था तो सूरत अधिवेशन से फेमस है, पूछा जाता है सूरत अधिवेशन कब हुआ। लखनऊ सेशन की बात कर रहा हूं तो लखनऊ सेशन भी इंपॉर्टेंट है 1916 में। और इस सेशन में हुआ क्या, क्योंकि मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी 1906 में,
जब बंगाल विभाजन की बात चल रही थी तो मुस्लिम लीग जो है बंगाल के विभाजन के लिए एग्री थी। उसके फूट डालो राज करो, ये कांग्रेस ब्रिटिशर्स की पुरानी राजनीति रही है। वहां पर भी यही हुआ था और मुस्लिम लीग अलग से थी। मैंने 1909 में बताया भी था कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम लाया गया था मॉडले मिंटो रिफॉर्म में। वहां पर मिंटो साहब का कहना भी था, मिंटो मॉडले ने यह कहा था कि ऐसा ना कीजिए, यदि ऐसा करेंगे तो आज नहीं तो कल ब्रिटिशर्स को भी दिक्कत होगी। हिंदू और मुस्लिम के जो डिवाइड की आप दरारें डाल रहे हैं, यदि आज तो ये अलग हो जाएंगे, कल यदि ये एक हो गए तो हमारे आपके लिए भी मुसीबत होगी कि हम इसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, 1857 का रिवॉल्ट जैसा फिर ना हो जाए। लेकिन मिंटो ने उस समय क्या कहा था, यह भी कोटेशन याद रखिएगा। मिंटो ने उस समय मुसलमानों के लिए कहा था कि मुसलमान हमारी चहेती पत्नी के समान है, उसे यह अधिकार हम देकर रहेंगे। तब उनको वो अधिकार मिला था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। वहां से कांग्रेस अलग रास्ते पर चल रही थी, मुस्लिम लीग का कोई लेना देना नहीं था, दोनों अलग अलग अपने संगठन चल रहे थे, कोई इनका वो नहीं था। लेकिन 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ, यह इस मामले में इंपॉर्टेंट हुआ कि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ ज्वाइंट सेशन हुआ। इंपॉर्टेंस इसका यही है कि दोनों का यह ज्वाइंट सेशन था। इस ज्वाइंट सेशन में कांग्रेस ने एक गलती की और कांग्रेस की गलती का फायदा मिल गया जो है मुस्लिम लीग को। कांग्रेस की गलती यह थी कि इस अधिवेशन में पहली बार जो है कांग्रेस ने यह माना कि मुस्लिम लीग मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने यह माना कि मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका दूसरा रिजल्ट यह निकलता है कि कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। और यदि कांग्रेस मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो मुसलमानों कांग्रेस के साथ क्यों जुड़े? और ये नहीं जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात, यहां से कांग्रेस ने मुसलमानों का जो जनाधार था, जो अपने साथ जोड़ना था, वो 1916 के अधिवेशन में अपने से दूर किया। और जो मुस्लिम्स यहां जुड़ते, आगे कांग्रेस के एक यूनाइट के लिए जो है काम करते, वो मुस्लिम्स जो है मुस्लिम लीग में जुड़ने लगे और मुस्लिम लीग का जनाधार बढ़ना शुरू हुआ। और वो जनाधार इतना ज्यादा बढ़ गया कि जिसकी फसल जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के तौर पर देखनी पड़ी। तो उसका जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन का सीड ऐसा नहीं कि उस समय तात्कालिक हो गया था, उसका बीज जो है ये कांग्रेस ने बो दिया था, चाहे वो गलती से बोया गया, लेकिन बोया गया था इसी लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। इस अधिवेशन में एक चीज और भी थी, एनी बेसेंट के सपोर्ट के माध्यम से फिर से तिलक साहब 1914 में जेल से रिलीज होकर के आ गए थे। तो उनके सहयोग से एनी बेसेंट ने जो है सबको जो है एक साथ कर दिया था। फिरोज शाह मेहता भी जा चुके थे अब तक, गोखले साहब और मेहता साहब, और यही दोनों नेता जो है ऐसे थे जो ज्यादातर जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर के विरोध में थे। इन लोगों के जाने के बाद से एक्सट्रीमिस्ट लीडर को फिर से यूनाइट होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। 1916 के अधिवेशन का मेन यही रहा, एक तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन हुआ। गलती यह हुई कि मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करने का मुस्लिम लीग को अधिकार है, मतलब मुस्लिम लीग है, यह चीज कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। और तीसरी यह चीज कह सकते हैं कि गरम दल और नरम दल फिर से एक हुआ। 16 के बाद 17 में गांधी जी ने भी अपने लेवल पर जो है काम करना शुरू कर दिया था। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह ये नील की खेती जो की जाती थी उसको लेकर के था। खेड़ा सत्याग्रह ये टैक्स को लेकर के था। अहमदाबाद मिल का जो है ये मिल के जो वर्कर्स के थे, ये तीनों आंदोलन जो है गांधी जी के जो है सक्सेस रहे थे। और सक्सेस रहने से गांधी जी का जनाधार कांग्रेस में बढ़ गया था, और इतना बढ़ा कि अगला दौर जो है 1917 से लेकर के 1947 तक का फेज, पूरा का पूरा फेज हम कांग्रेस का गांधी युग के नाम से जानते हैं। गांधी युग हो गया। पहला फेज हमने कहा पिटीशन,
और दूसरा न्यूट्रल, तीसरा गांधी फेज। नेक्स्ट आप, वही ट्रांसलेटेड। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी चलाया। क्यों चलाया गया इसकी भी घटना पर मैं बताता हूं। 1909 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म आया था, तो उसमें कहा गया था कि 10 साल बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की स्टेजेस को देखा जाएगा और स्टडी किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या स्थिति चेंज हो सकती है। और 1917 के पहले थोड़ा सा आप ध्यान दें तो 1914 में एक इंटरनेशनल लेवल पर कुछ घटना शुरू हो गई थी। वो क्या थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार। इस वर्ल्ड वार में ब्रिटिश कॉलोनी था चूंकि इंडिया, तो इंडिया को भी जो है ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण बस इंडिया को भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स ने अपने साथ में जोड़ लिया। लेकिन भारत में इसका विरोध हो रहा था। विरोध होते समय जो है वहां पर क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ था या सेकेंड वर्ल्ड वार, दोनों में ये कहा गया कि ये कोई युद्ध नहीं, जो लड़ा जा रहा है वो मैं इंपीरियलिज्म के विरुद्ध लड़ा जा देख रहा है, लेती साम्राज्यवाद के कोई विरुद्ध नहीं, वही लड़ा जा बैठ सकती हूँ, टेबल पे लेके बैठती हूँ, कोई नहीं। रहा है। आप स्पीकर अपना ऑफ कर लीजिए, म्यूट। तो साम्राज्यवाद के अगेंस्ट में लड़ा जा रहा था। साम्राज्यवाद के अगेंस्ट में सिद्धांत तो दिख रहा था, लेकिन हकीकत तो ऐसी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की खुद कॉलोनी इंडिया थी। ब्रिटिशर्स जिस साम्राज्यवाद के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, आप खुद साम्राज्य स्थापित किए जा रहे हैं इधर से उधर जो है, तो फिर ये कैसे सिद्धांत सही हो सकता है? गांधी जी ने भी इस चीज का विरोध कर रहे थे, कोई भी यहां पर पसंद नहीं कर रहा था। 1917 में गांधी जी की को एक चीज की थोड़ी सी उपलब्धि कही जा सकती है। एक मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन होता है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू घोषणा। गांधी जी के इस पर हम फिर से भी आ जाएंगे, वापस आगे आ जाएं थोड़ा सा। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917 में, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में कहा गया जाता है, मॉन्टेग्यू उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत सचिव थे, उन्होंने ये कहा आप वर्ल्ड वार में सपोर्ट कीजिए, आफ्टर वर्ल्ड वार हम अवश्य भारत में जो है औपनिवेशिक दर्जा दे देंगे, जो है मतलब एक जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। एक सेकंड थोड़ा, दो मिनट का थोड़ा मैं ब्रेक करूंगा। लाइट भी जला दो, लाइट दूसरी। मैं सब्जी वो बैठी थी कि लिखते ना लगे इसलिए। अभी तो हिलाई है वैसे। बोलो भाई।
इसकी जो पहली क्लास थी मैथ और रीजनिंग, उसमें तो अच्छी आवाज थी, मेरी हिस्ट्री में आवाज नहीं आई थी। अब आगे मैं वो कल एक हेडफोन और एक वो कीबोर्ड, दो चीजें ऑर्डर कर दो। हेडफोन कर दो कि बढ़िया से कल कर दो। अब बोलो कुछ, बोल दे ही नहीं। नहीं। हाँ, तो हम कह रहे थे मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917 में किया गया और उसमें हमने कहा था कि उसमें मॉन्टेग्यू जो है इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत सचिव। चेम्सफर्ड उस समय यहां पर वायसराय थे। सेम उसी तरह से मॉडले और मिंटो, मिंटो यहां पर वायसराय थे, मॉडले वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसी तरह से यहां पर भी था। तो मॉन्टेग्यू ने यह कहा कि वर्ल्ड वार जैसे ही समाप्त होगा, समाप्त होने के बाद डोमिनियन स्टेट का इंडिया को दर्जा दे दिया जाएगा, उपनिवेशिक दर्जा। उपनिवेशिक दर्जा का मतलब यह है कि नाम मात्र की सत्ता ब्रिटिश की होगी, सारी सत्ता आपके हाथ में सौंप दी जाएगी। गांधी जी बड़े खुश हुए। गांधी जी को यह लगा आज नहीं तो कल स्वतंत्रता मिलने वाली है, जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होगा स्वतंत्रता मिल जाएगी। गांधी जी ने लोगों के बीच में घूम घूम करके यह कहा कि आप ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट कीजिए, वर्ल्ड वार में आप सेना में भर्ती होइए, भर्ती होंगे, ब्रिटिशर्स जीतेंगे, जीतेंगे तभी हमें जो है स्वतंत्रता मिलेगी। ये जैसे ही उन्होंने इस तरह से घूम घूम कर लोगों में कहना शुरू किया, तो इसीलिए गांधी जी को एक वर्ड और भी दिया जाता है, रिक्रूटिंग सर्जेंट। पूछा जाता है कि गांधी जी को रिक्रूटिंग सर्जेंट किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन आप जानते रहिएगा, गांधी जी थे। क्यों कहा गया, अब आप समझ गए होंगे क्यों कहा गया। रिक्रूटिंग सर्जेंट के तौर पर काम तो किया, वर्ल्ड वार खत्म भी हो गया 18 में, लेकिन 19 में कुछ मिला नहीं। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया तो उसमें कुछ मिला नहीं। मिला भी तो क्या, एक डायरेक्टरी स्टेब्लिश एट स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर द्वैत शासन स्थापित किया गया। मतलब ट्रांसफर राइट्स और रिजर्व राइट्स दो तरह से डिवाइड कर दिए गए। जो राज्यों में गवर्नर होते थे या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, उनके पास अधिक पावर होते थे, इंपॉर्टेंट जो राइट्स थे वो उन्हीं के पास होते थे, वो रिजर्व राइट के तौर पर थे। और ट्रांसफर राइट बस नाम मात्र के देने के लिए वो जो इंडियन मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते थे उनको दिया जाता था, लेकिन वो कोई मतलब नहीं था उसका। क्यों नहीं था? फाइनेंस जैसे जो इंपॉर्टेंट विषय होते थे, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के जो इंपॉर्टेंट विषय होते थे, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के हाथ में होते थे। इंडियंस के हाथ में कौन सा दिया जाता था? जो डेवलपमेंटल वर्क है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर अदर किसी चीजों से है। और उसमें होता क्या था कि बजट की कमी के कारण बस इंडियन मिनिस्टर्स जो भी बनाए जाते थे या इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, वो कुछ कर ही नहीं पाते थे। जब कुछ कर नहीं पाते थे तो होता यह था कि आरोप लगता था इंडियंस के ऊपर कि आप ही का तो पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, जबकि बैक से फंड ही उनको नहीं अलॉट किया जाता था। ये सारी समस्याएं थी जो है। इस समस्या के कारण बस जो है जब देखा गांधी जी ने, तो गांधी जी ने फिर से वही अपना उस समय हमने जो बताया था आपको कि उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में। यह असहयोग आंदोलन के पहले भी एक और आंदोलन हुआ था जिसको हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन क्या, आप तुर्की को थोड़ा सा ध्यान दें। जब वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार समाप्त होने के साथ साथ जो है खिलाफत आंदोलन उसके पहले समाप्त हो गया था। तुर्की में खलीफा की सत्ता हुआ करती थी, सारी सत्ता का प्रमुख जो है वहां पर खलीफा होता था। तुर्की भी जो है ब्रिटिश कॉलोनी होने के बाद जो है तुर्की से खलीफा की सत्ता को ब्रिटिशर्स समाप्त कर रहे थे कि ये खलीफा वलीफा कुछ नहीं होगा। तो उस खलीफा की सत्ता को बचाए रखने के लिए तुर्की में एक आंदोलन शुरू किया गया जिसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। और उस खिलाफत आंदोलन को वहां पर शुरू करने वाले जो पर्सन थे, लीड करने वाले जो पर्सन थे, उनका नाम था अतातुर्क कमाल पाशा। कमाल पाशा ने जो वहां पर खिलाफत आंदोलन को शुरू किया
और चूंकि वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था और 1916 के लगभग जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो चुकी थी, तो ये भी हुआ कि यहां पर भी खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाए, मुसलमानों का कहना था। जब यहां पर भी कांग्रेस मतलब खिलाफत आंदोलन शुरू करने की बात की गई मुस्लिम लीग्स की, तो कांग्रेस ने भी उसका समर्थन किया, बिल्कुल किया जाएगा। और इस खिलाफत आंदोलन को भारत में लीड करने का काम कोई और नहीं, गांधी जी थे। गांधी जी ने ही भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन आगे चलता है, लेकिन हुआ क्या, 1918 में वर्ल्ड वार समाप्त होने के पहले ही खलीफा की जो सत्ता को लेकर के मुद्दा था, अतातुर्क कमाल पाशा जो थे वहां के तुर्की के, उन्होंने इस चीज पर अपनी कंसेंट दे दी कि ठीक है, कोई बात नहीं, खलीफा की सत्ता को समाप्त कर दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं, जिस आंदोलन में खलीफा की सत्ता को बचाने के लिए जहां वो आंदोलन शुरू किया गया, जहां का वह विषय था, यदि वहीं पर समाप्त हो गया तो उस आंदोलन का भारत में क्या रिलेवेंसी है? भारत में उसका कोई औचित्य ही नहीं था। और हुआ ये कि भारत में भी खिलाफत आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया, जैसे ही तुर्की में समाप्त हुआ। यहां पर समाप्त होने के बाद कुछ समय बाद जब ये 1919 का मॉन्टेग्यू टर्म्स फॉर रिफॉर्म में भी कुछ नहीं मिला, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। हुआ वही, जिस मुस्लिम लीग के साथ में कांग्रेस ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन जब असहयोग आंदोलन हुआ तो वह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का था, मुस्लिम लीग साथ में नहीं थी। ये सारी चीजें ऐसे थी घटनाक्रम, जो कहीं ना कहीं जो है आप 1947 के तक पहुंचते हैं, उसके पहले बड़ी सारी चीजें जो है इंटरेस्टिंग इस तरह की चेंज होती चली गई कि जिसको आपको जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो लगता है कि अच्छा ये सब हुआ है। खैर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी और खादी का प्रचार करना, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देना, ये सारी चीजें गांधी द्वारा कही। विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई गई। आंदोलन काफी हद तक जो है सक्सेस भी रहा, चलता रहा, अच्छा चला। लेकिन अफसोस, फरवरी 1922 में चौरी चौरा ट्रेजेडी हो जाती है। गोरखपुर के पास में चौरी चौरा जगह है, वहां पर पुलिस चौकी के अंदर जो है भीड़ ने जो है आग लगा दी। जिंदा जो है पुलिस वाले जो है 20-22 लोग जल गए। गांधी जी दुखी हो गए, कहें कि हमने तो आंदोलन अहिंसा पर चलाने की बात की थी, हमारे आंदोलन में हिंसा का तो जगह ही नहीं है, इसलिए यदि ऐसा है तो हम इस आंदोलन को रोकते हैं। जैसे ही उन्होंने रोकने की बात की तो उस समय मोतीलाल नेहरू, किसके पिताजी? जेएल नेहरू के पिताजी, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, इन लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, इसको मत रोको, जो है अब तो आंदोलन एकदम सही चल रहा है। गांधी जी ने कहा ना, मैं तो अहिंसा की बात करता हूं, अहिंसा पर चलेगा तो ठीक है, यदि हिंसा पर जा रहा है तो इसका मतलब आप हमारी सुनने ही नहीं है, तो सुनना नहीं है तो हमने करना ही नहीं, हम तो आंदोलन अपना रोक रहे हैं। जैसे ही उन्होंने रोकने की बात की, 1922 में फिर से कांग्रेस दो पार्ट में फिर बढ़ती है। एक कहे गए चेंजर, दूसरे कहे गए नो चेंजर, परिवर्तनवादी, गैर परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी उनको कहा गया जो चेंज चाहते थे, गांधी को अपना नेता नहीं मानते थे। वो कहने लगे ना, गांधी को तो हम नहीं मानते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर गरम दल और नरम दल का 1907 में जो डिवीजन हुआ था, वहां पर गरम दल के नेताओं को पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया था। यहां चेंजर नो चेंजर में पार्टी नहीं छूटी है, पार्टी में ही थे, लेकिन नेता के तौर पर हम इनको मानते हैं, आप उनको मानते हो। और चेंजर के तौर पर वही चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, ये सारे लोग जो है चेंजर के तौर पर आए। लेकिन कुछ ही समय बाद, ज्यादा दिन नहीं, 1 साल मुश्किल से चला होगा, इन्होंने स्वराज पार्टी एक बनाई भी, ज्यादा नहीं हुआ, कुछ ही समय में फिर से गांधी जी के साथ हो। गांधी जी, बेलगांव सेशन भी होता है 1924 में, उसमें वो एड्रेस भी करते हैं। इसके बीच में वो मद्रास सेशन में गए थे। यहां पर भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग घटना हुई। गांधी जी कहते फिरते थे कि खादी का यूज कीजिए, विदेशी वस्तुओं का कोई मतलब ही नहीं है, इसको छोड़ो, हटाओ, खादी यूज करो। मद्रास में ये स्पीच दे रहे थे, भीड़ में से एक पर्सन जो है खड़े होकर के कहते हैं
कि आप किस खादी की बात करते हैं। खादी पता है कितना महंगा है? क्या एक आम आदमी उस खादी को पहन सकता है? विदेशी वस्त्र जो है, चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो विदेशी वस्त्रों की जो कीमत थी वो बहुत कम हो गई थी, विदेशी वस्त्र जो है सस्ते हैं इसलिए। तो गांधी ने कहा कि ये विदेशी वस्त्र इसलिए सस्ते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आते हैं, ठीक है, उन पर जो है कॉस्टिंग कम है। खादी महंगा है क्योंकि इस पर कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। लेकिन एक रीजन और भी है कि खादी जो है, हम आप जैसे लोग, कई ऐसे लोग हैं कि घर में 50 कपड़े रखे होते हैं, एक कपड़ा पहने हुए हैं, एक कपड़ा पहनते हैं, 10 कपड़े उनके घर में रखे होते हैं। यदि हम एक ही कपड़े को यूज करें, 10 वो ना रखें, तो हमारे दूसरे भाइयों के वो काम में आएगा, ऑटोमेटिकली कीमत कुछ कम हो जाएगी। रही बात गांधी की, तो गांधी आज के बाद से सिर्फ एक ही धोती पहनेगा। वहीं से उन्होंने जो है आधी धोती पहनते थे, आधी धोती अपने शरीर में लपेट करके उसको सुखा लेते थे, दूसरे दिन फिर उसको आधी पहनते थे। वो ये वहां से। इसके पहले उन्होंने 1920 में साबरमती आश्रम भी वहां पर स्टेब्लिश किया था, गुजरात में। उस आश्रम को जो स्टेब्लिश किया तो उन्होंने एक परंपरा रखी। परंपरा यह थी कि आश्रम में रहने वाला हर व्यक्ति आश्रम की सफाई की जिम्मेदारी लेगा। सफाई का मतलब उस समय सीवर और इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय मैला ढोने की प्रथा होती थी, सर पर टोकरे में भर करके फेंका जाता था। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा कहती हैं, ये क्या है, हम थोड़ी फेंकेंगे। गांधी जी ने कहा, क्यों नहीं फेंकोगे? मैं तुम्हारा पति होकर के मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, मैं फेंकूंगा, तुम क्यों नहीं फेंकोगे? यदि आश्रम में रहना है तो तुम्हें फेंकना पड़ेगा। कस्तूरबा ने कहा, मैं नहीं ऐसे फेंकते वक्त। कहते हैं कि गांधी जी ने एक थप्पड़ मारा और कहा कि आश्रम से बाहर निकल जाओ। यहां पर गांधी जो है एक आइडियल हो जाते हैं। जिस प्रथा के लिए जो है उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाई किया कि जिसको उन्होंने उसी समय हरिजन शब्द की बात की। जो हरिजन वैसे 34-33 के लगभग आता है, मैगजीन भी पब्लिश होती है। हरिजन शब्द जो है गांधी जी का दिया हुआ है। गांधी जी ने उसी समय जो है इस तरह की जो एग्जाम्पल एक सेटअप किया, ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जो आज भी यदि हमें आपको करना हो तो शायद हमारी आपकी रूह कांप जाएगी। वो उन्होंने उस समय किया जब इतना समाज कंजर्वेटिव था, आज के 100 साल से भी ज्यादा पहले, 105 साल पहले। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया, असहयोग आंदोलन किन्हीं कारणों से असफल रहा। इसके बाद 1927 की एक घटना जान लें। 1927 में साइमन कमीशन भेजा जाता है। साइमन कमीशन के चेयरपर्सन साइमन थे, और भेजा क्यों गया ये भी जान लें। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया था, उसमें भी कहा गया था कि 10 साल बाद भारत में संवैधानिक विकास की स्थिति पर विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। यदि आप लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बन गए होंगे, यदि इतना डेवलप हो गए होंगे कि हाँ आप सत्ता संभाल सकते हैं, तो सत्ता आपको दे दी जा सकती है, डोमिनियन स्टेट के तौर पर दिया जा सकता है। उस समय तक बात सिर्फ डोमिनियन स्टेट की चल रही थी, आज की फ्रीडम वाली बात नहीं थी उस समय, ये तो बाद में आती है। ये बातें होने लगी थी, और इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की स्टेज की स्टडी करने के लिए यहां पर साइमन्स को भेजा गया। साइमन जब यहां से भेजे गए तो आप जानते रहे, इस साइमन कमीशन में सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स होने के कारण बस उसका विरोध किया गया, और जानते हैं लाला लाजपत राय लाहौर में जो है इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां पड़ी, बेचारे जो है इसी चोट में जो है अपनी जान की आहुति दे दी इस आंदोलन में। और इसीलिए उस समय लाला लाजपत राय का एक स्टेटमेंट भी रहा कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली हर लाठियों की चोट एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील होगी। ये उन्हीं का कहना है। ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि साइमन कमीशन में सारे मेंबर्स अंग्रेज इसलिए हैं क्योंकि इंडियंस के पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वो अपना संविधान बना सके, या ऐसा कोई भी स्टेप कर सकें कि जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की वो कहानी बता सकें, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की ऐसी स्टोरी वो तैयार कर सकते हैं जिस पर वो आम सहमति हो सके। अंग्रेज तो यहां तक कहते थे कि ये सारे हिंदू कुछ नहीं है, ये तो एक तराजू के मेढक के समान है,
एक बैठेगा, दूसरा कूद के बाहर निकल जाएगा। इनको एक तराजू मिलाया ही नहीं जा सकता, ये सारे ये लोग मानते थे। जो साइमन कमीशन में भी इसीलिए सारे मेंबर्स जो है ब्रिटिशर्स हैं। हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन न बनाने की चुनौती देना ये कांग्रेस ने कबूल की और उन्होंने कहा कि हम बना करके इसको दिखाएंगे, और एक कमेटी बनाई गई जिसमें बोस साहब भी थे और मोतीलाल नेहरू भी थे। मोतीलाल नेहरू ही उसके चेयरमैन थे, इसलिए उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 में रिपोर्ट बनी, लेकिन वही कह सकते हैं कि अंग्रेजों की काली जुबान सही हुई, आम सहमति नहीं बनी। कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट रखी गई उसका विरोध किया जो है मुस्लिम लीग ने। जिन्ना का 14 सूत्री मांग का फरमान आ गया था, जो कि पूरी तरह से एडवर्स था, जो माना ही नहीं जा सकता। इस कारण से हुआ क्या कि जो नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की डिमांड, साइमन कमीशन, इन सब चीजों में सारी चीजें खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ। कोई भी 1929 में एक्ट नहीं आया और यहां पर कोई भी ऐसी स्थिति दिख नहीं रही थी। इसलिए इसी बीच में जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नमक पर एक टैक्स लगा दिया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और एक नया आंदोलन शुरू किया, नाम हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन लाया गया सिविल डिसोबिएंट, मतलब हम आपके इस कानून की नाफरमानी करते हैं। और इसी बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी होती है, गोलमेज सम्मेलन जो है आरंभ किए जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किए जाने का मेन मकसद यही था कि किसी तरह से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके जिससे कि संवैधानिक तौर पर कुछ किया जा सके। इसलिए ब्रिटिशर्स ये दिखाना चाह रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर, हम तो कुछ कर रहे हैं। हकीकत यह थी कि ब्रिटिशर्स की दिली इच्छा कुछ नहीं थी, बस वो चल रहा था। लॉर्ड इरविन इस समय गवर्नर जनरल थे और इसी समय 30, 31, 32 में जो है आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की स्टोरी हम अगले क्लास में करेंगे।